बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 12 का पहला चैप्टर पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का थ्योरी बेस्ड देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 12 का एग्जाम होगा वो टोटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। असर्शन, रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे उसमें कुछ ना कुछ इस तरह से होगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड चेक होगा। आपको क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, थ्योरी है कि वो पार्टनरशिप होता क्या है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि है क्या पार्टनरशिप क्या है। तो आपने स्टैंडर्ड 11 में बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप क्या है। व्हेन 2 और मोर पार्टनर कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। इस तरह हमने पढ़ा है, तो उसी को अभी हम लोग और थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, ये डिफाइन करता है हमारा पार्टनरशिप को। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप लोगों के बीच का एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो किस लिए एग्री हुए, सहमत हुए हैं, प्रॉफिट शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए, कैरीड ऑन बाय ऑल, जिसको सब मिल के चलाते हो, और एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई एक या दो, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पे चलाता हो। मीन्स वो एक या दो जो बिजनेस चला रहा होगा उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यही डेफिनेशन से हमें पार्टनरशिप का फीचर मिल जाता है कि फीचर क्या है पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब कितने पर्सन होने चाहिए? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। कितने पर्सन होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, कि मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए पार्टनर्स का। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहीं पे नहीं बोलता है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं नहीं लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए। लेकिन जो कंपनीज एक्ट है 2014, उसका जो रूल है, उसका रूल 10 बताता है हमें कि मैक्सिमम नंबर 50 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। तो यहाँ अभी हम लोग मैक्सिमम 50 लेके ही चलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह का MCQ आता है कि एक पार्टनरशिप है जिसमें 4 मेंबर हैं और कितने मेंबर एडमिट किए जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 46 लिखेंगे आंसर, क्योंकि 4 ऑलरेडी हैं, तो 46 + 4 50 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए? तो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है और या तो रिटर्न हो सकता है। ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। एग्रीमेंट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है और या तो रिटर्न हो सकता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। अगर पार्टनर्स के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो एग्रीमेंट को रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ कर लेता है अपना स्टेटमेंट और वो बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा बात हुआ था, रेशियो इक्वल शेयर करने का बात हुआ था, तो उस समय क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो इट्स बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट, लेकिन ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस होना ज़रूरी है। देखिए डेफिनेशन में क्या है? प्रॉफिट किसका होगा? बिजनेस का। और उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि बिजनेस एक प्रॉफिट मोटिव भी होता है और एक नॉन प्रॉफिट मोटिव भी होता है। लेकिन पार्टनरशिप करने के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव का बिजनेस होना चाहिए। मतलब बिजनेस का मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करना है। फिर नेक्स्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर होना मस्ट है। अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं ले रहा है तो वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। जबकि लॉस के लिए ऐसा नियम नहीं है, लॉस शेयर करना मस्ट नहीं है। हो सकता है कोई पार्टनर इस टर्म्स एंड कंडीशन पे एडमिट हुआ हो कि वो लॉस शेयर नहीं करेगा, लेकिन वो प्रॉफिट शेयर करेगा तो ही पार्टनर कहा जाएगा। और इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक भी है इसी चैप्टर में आगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एक पार्टनर जो है वो लॉस बियर नहीं करता है, बल्कि उसको जितना मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी रहता है उतना वो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट।
प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो किसी भी बिजनेस का या किसी फैमिली का मेन पर्सन होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मीन्स होता है मुखिया, और एजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। तो हर एक पार्टनर, आप अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो हर एक पार्टनर मालिक भी है और नौकर भी है, मतलब उसको बिजनेस का डिसीजन लेने का अधिकार भी है, और जो दूसरे पार्टनर्स ने डिसीजन लिया है उसको मानने का भी उसका कर्तव्य है। तो हर पार्टनर अपने आप में एक प्रिंसिपल है और साथ ही साथ एक एजेंट भी है, ठीक है। यानी जब वो डिसीजन ले रहा है प्रिंसिपल है, और जब वो कुछ काम कर रहा है किसी और का डिसीजन को फॉलो कर रहा है तो एजेंट है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब बिजनेस जो है वो या तो सब मिलके चला सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 पार्टनर हैं लेकिन 10 के पास समय नहीं है बिजनेस चलाने का, तो उसमें से कोई 3 है 4 है वो लोग आगे बिजनेस का काम देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो 3-4 जो बिजनेस का काम देख रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वो पूरे 10 पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पार्टनर तो 10 हैं, ठीक है। और जो नहीं बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको जब समय मिले जब चाहें वो आके बिजनेस की एक्टिविटी को देख सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनरशिप का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसके मेंबर से, मतलब पार्टनर से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस को लॉस होगा तो उस लॉस को पहले बिजनेस से पे किया जाएगा, अगर बिजनेस का कोई भी लायबिलिटी है और उसको पे करना है तो बिजनेस से पे किया जाएगा। अगर बिजनेस से पे नहीं हो पाता है तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पार्टनरशिप को अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो लायबिलिटी है वो अगर फुलफिल नहीं हो पाई तो उसको घर से भी पार्टनर्स को देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आप एक बार यहाँ से यहाँ तक सारा देख लेना पॉइंट्स। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं उस पॉइंट को फिर से एलेबरेट कर दूँगी, शॉर्ट्स के जरिए भी उसको एलेबरेट कर दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि एक पार्टनर का राइट्स क्या होता है, क्या क्या राइट्स हैं पार्टनर के, ठीक है। तो पार्टनर का राइट क्या है, सबसे पहला राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर सकता है, ठीक है। दूसरा राइट क्या है, वो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी को में पार्टिसिपेट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फिर टू बी कंसल्टेड इन द मैटर ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस के मैटर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो भी डिसीजन एक पार्टनर लेगा वो दूसरे पे भी एप्लीकेबल होगा, वो नहीं बोल सकता नहीं जब ये डिसीजन ले गया मैं नहीं था। तो इसलिए सारे पार्टनर्स को ये राइट है कि जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए तो उनको भी उसमें कंसल्ट किया जाए। फिर क्या है, टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि वो बुक्स को देखना चाहता है, वो डेली नहीं आ पा रहा है बिजनेस में, या जब भी उसको इच्छा करे वो सारे बुक्स को चेक कर सकता है। अगर वो चाहता है कि उसका एक जीरोक्स ले ले ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके तो वो भी वो कर सकता है। फिर क्या है, हर एक पार्टनर को राइट है किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन को डिसअलाउ करने का, टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई भी एक नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता है जब तक सारे पार्टनर उसके लिए एग्री ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज्वाइंट ऑनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है उसके सभी पार्टनर ज्वाइंट ऑनर है, मतलब वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, जितने पार्टनर हैं वो सबकी प्रॉपर्टी। अगर 10 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो 10 पार्टनर की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कभी कल को ऐसा हुआ कि बिज़नेस का लायबिलिटी पे नहीं हो पा रहा है तो सभी पार्टनर्स को अपने अपने घर से भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, अगर किसी पार्टनर ने बिज़नेस को लोन दिया है तो या तो बिज़नेस उसे एक स्पेसिफाइड रेट से इंटरेस्ट देगी, और अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देगी। ये राइट है पार्टनर का, क्योंकि पार्टनर ने बिज़नेस को हेल्प किया है। अगर बिज़नेस वही लोन बाहर से लेती, उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता, उसके बाद उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता हैवी, तो कम से कम पार्टनर जो अपना आपको दे रहा है, इजीली आपको लोन मिल गया, आपको कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ा, तो एटलीस्ट 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट देना है। उससे ज़्यादा देती है तो ठीक है, नहीं तो मिनिमम इतना देना है। फिर क्या है, एक्सपेंसेस टू बी इंडेमनीफाइड। कई बार क्या होता है, जैसे अब कोई पार्टनर है, अब बिज़नेस के बिहाफ पे पेमेंट करना है लेकिन उसके पॉकेट में पैसा है, उसने अपने पॉकेट से पे कर दिया, ठीक है। तो पे कर दिया, किस आशा में पे किया, यही सोच के पे किया कि ठीक है अभी मैं पे कर देता हूँ, बाद में बिज़नेस से ले लूँगा। अब बाद में अगर बिज़नेस कहे नहीं मैं पे नहीं करूँगा, तुमने किया तो क्या वो दोबारा कभी पे करेगा? तो इसलिए अगर किसी पार्टनर ने बिज़नेस के बिहाफ पे कुछ पेमेंट किया, मान लीजिए सामान उतर के आया और 500 रुपीज़ किराया देना था ऑटो वाले को, उसने दे दिया अपने पॉकेट से, तो बाद में वो बिज़नेस से उसको शो करके कि ऑटो फेयर पेड वो अपना ले सकता है, वो उसके अकाउंट में वो 500 रुपये वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंडेमनीफाइड, मतलब जो भी उसने एक्सपेंस किया उसको कंपनसेट हो जाएगा।
फिर क्या है, रिटायर आफ्टर अ प्रॉपर नोटिस। अगर किसी पार्टनर को रिटायर होने का मन है तो वो बिजनेस को एक नोटिस दे सकता है कि इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में मैं रिटायर हो जाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो उसका अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे राइट्स आप एक बार देखिए अच्छे से, और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मैं उसको अगर छोटा डाउट होगा तो शॉर्ट्स बना दूंगी, और अगर ज़्यादा होगा तो फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LLP। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनरशिप में। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इस अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में इंटर नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए एक नया फॉर्म लाया गया पार्टनरशिप का, जिसका नाम हुआ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है? ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। तो कोई भी बॉडी जो इस एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है उसे LLP कहा जाएगा। अब LLP का फीचर क्या है? ये कॉरपोरेट बॉडी होती है। ठीक है, एक कॉरपोरेट बॉडी होती है, मतलब कि ये बिजनेस करने के लिए कॉरपोरेटेड होती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कॉरपोरेट बॉडी है? लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी है मतलब इलीगल वर्क के लिए नहीं हो सकता है, कुछ लीगल वर्क होना चाहिए तब वो होगा। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन है। चूँकि ये कॉरपोरेट बॉडी है मतलब कंपनी के फॉर्म में है, LLP है, पार्टनरशिप है लेकिन कंपनी के फॉर्म में है, तो इसका परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी में एक के बाद दूसरा, जैसे कोई भी कंपनी होती है तो उसके जो CEO होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, MD होते हैं, वो ईयर आफ्टर ईयर समय से वो बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं होती है। ठीक है, उसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब एक आदमी आता है, दूसरा जाता है, कोई और गया, फिर कोई और आया, और कंपनी चलती रहती है। तो वही चीज़ इसमें होता है, उसी को परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। फिर बोल रहा है एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ LLP। अगर पार्टनरशिप में कोई चेंज हुआ, मान लीजिए LLP के जो पार्टनर्स थे उसमें से कोई एक या दो बदल गया, तो भी LLP का जो राइट्स है और जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, वो एज इट इज़ रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही। इसी का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन। इसको सिंपली आप परपेचुअल सक्सेशन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऐड आता है ना, एक चलती रहे ज़िंदगी, मतलब चाहे बिजनेस में कुछ भी चेंज आएगा लेकिन उसका अपना फॉर्म वैसे का वैसे रहेगा और उसी तरह से चलता रहेगा। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि पार्टनरशिप और LLP में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है एक्ट, कि किस एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ है। तो पार्टनरशिप जो फॉर्म होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत फॉर्म होता है, और जो LLP होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनर्स चाहें तो करा सकते हैं और नहीं तो नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन LLP में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, और उसको रजिस्ट्रार के पास करवाना है, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि वो कॉरपोरेट बॉडी है। थर्ड क्या है, पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, और वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन जो LLP है वो लॉ के द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, कॉरपोरेट बॉडी जो होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन LLP में क्या है, कॉरपोरेट बॉडी भी पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पार्टनरशिप होता है उसमें पार्टनर्स का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों सेम माने जाते हैं, मतलब जो पार्टनर्स की शिप फॉर्म के ऊपर लायबिलिटी है वो पार्टनर्स के ऊपर भी लायबिलिटी है। लेकिन LLP में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल कंपनी जैसा है। आपने 11 में BST में पढ़ा होगा ना कि कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हमने पढ़ा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं यहाँ। तो यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब जो कंपनी LLP का जो लायबिलिटी होगा वो पार्टनर्स पे पर्सनली नहीं आएगा। इसके बाद पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन नहीं है मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर गुजर गया तो उसके बदले उसका बेटा या कोई और आके अपने आप पार्टनर बन जाएगा। अगर किसी को पार्टनर बनना है तो फिर से सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी बनेगा, लेकिन यहाँ परपेचुअल सक्सेशन है। अगर एक आदमी छोड़ता है तो उसकी जगह दूसरा तुरंत प्लेस ले लेता है। पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। LLP में भी मिनिमम 2 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप कैन नॉट ओन एसेट्स
द पार्टनर्स ऑन, मतलब पार्टनरशिप में फॉर्म का एसेट नहीं होता, एसेट जो होता है फॉर्म के नाम पे नहीं है, वो पार्टनर्स के, ऑनर कौन है, पार्टनर्स हैं फॉर्म के एसेट के। लेकिन एलएलपी में क्या होता है, जो एसेट्स होता है वो एलएलपी के नाम पे होता है, क्योंकि यहाँ सेपरेट एंटिटी है ना, यहाँ लिखा हुआ है सेपरेट एंटिटी, यहाँ है नो सेपरेट एंटिटी। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनरशिप में क्या है, हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और जो एलएलपी है वहाँ क्या रहता है, हमारा लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का वही मतलब होता है कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप का लायबिलिटी पूरी तरह से पे नहीं हो पा रहा है तो अपने ओर से भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ क्या है कि जो एलएलपी का लायबिलिटी है केवल एलएलपी तक रहेगा, पार्टनर्स के पर्सनल इशूज़ में वो नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो या तो रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। तो अगर ओरल रिटन एग्रीमेंट है तो ओरल एग्रीमेंट पे बिजनेस चलती है, और अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उसमें सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। और रिटन डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टनरशिप, कैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे पार्टनर्स का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, क्या सैलरी दिया जाएगा पार्टनर को, अगर दिया जाएगा तो कितना होगा, अगर कोई पार्टनर एडमिशन होगा तो उसका टर्म्स कंडीशन क्या होगा, अगर कोई रिटायर होगा उसका टर्म्स कंडीशन क्या होगा, अगर किसी पार्टनर के डेथ हो जाएगा तो उसका टर्म्स कंडीशन क्या होगा। मतलब कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखे होते हैं और ड्यूली साइंड होता है, मतलब सारे पार्टनर्स को साइन करते हैं एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, विच एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अंदर वो रजिस्टर हो जाता है और तब वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उसको रजिस्टर किया जाता है और तब वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड। तो सिंपल सा टॉपिक है, इससे 1 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या आज किया, हमने किया सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद हमने किया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद फिर हमने किया राइट्स ऑफ पार्टनर कि पार्टनर्स के राइट क्या हैं, फिर एलएलपी क्या होता है, पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच क्या डिफरेंस है, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट हम लोग करेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कि ओरल एग्रीमेंट है, तब कौन कौन से टर्म्स कंडीशन अप्लाई होंगे।